हे गाइस, मैं हर्षिता राय। आज आपका आरआरबी पीओ प्री का रिज़ल्ट आ चुका है। आप में से जो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हो और इसके साथ ही आप चुनने वाले हो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, जब लैंग्वेज बात आएगी तो आप हिंदी चुनोगे, तो ये सेशन आपके लिए ही है। इस सेशन में मैं हिंदी के अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड 15 सेट कराने वाली हूँ, जिसमें एक सेट में 15 क्वेश्चन हैं भी। ठीक है, ये जो सेट मैं आपको करा रही हूँ ये ड्रीम बिग इंस्टीट्यूशन का है। आप गूगल पे जाके टाइप करना ड्रीम बिग इंस्टीट्यूशन, ओके, और वहाँ पे आप बाकी चीज़ें देख सकते हो। और बाकी बातें अब हम करते हैं बाद में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि नीचे जो प्रश्न दिए हैं इसमें अनुच्छेद यानी जो छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं ना, वो उसमें पहला यानी ये और ये जो वाक्य है ये सही क्रम में है। इनके अलावा जो ये 4 और वाक्य है ना, इनको सही क्रम में लगाना है ताकि जो पैसेज हमारा जो अनुच्छेद बने, इसका जो पैराग्राफ बने, इसका सही अर्थ निकले। तो ये पैसेज शुरू हो रहा है पैराग्राफ शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखो कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है तो उसके बारे में कुछ ऐसा बताया जाएगा, ठीक, कि शिक्षा का क्षेत्र अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये चीज़ें होती हैं। तो वैसा देखो यहाँ इसमें किस में मिल रहा है, जिससे विद्यार्थियों में नहीं। सफल शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य, ठीक, ये भी नहीं। अवधान और रुचि का बहुत महत्व, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में किस चीज़ का बहुत महत्व है, अवधान और रुचि का, यानी कि पहले सेंटेंस के बाद हमारा आएगा ल, अवधान और रुचि का बहुत महत्व है। अब ये एक सेंटेंस यहाँ पूरा हो गया। अब हमको अगला सेंटेंस उठाना है, ठीक है, जिससे विद्यार्थियों में तो खुद किसी सेंटेंस का भाग है ना, तो ये नहीं होगा। अब एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, ये वाला, सफल शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि, अब की जोड़ रहा है इस सेंटेंस को वह से, वह अध्ययन के विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करे। अब किस प्रकार प्रस्तुत करे, जिससे क्या हो, जिससे विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत हो। यानी हमारा क्या बना, ल र व य, ल र व य, ए वाला। ये कैसे किया हमने आपको समझ आया ना, कि पहले जब हम एक सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के बारे में क्या कहा जा रहा है उसको वहाँ जोड़ रहे हैं। इस प्रकार जब वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो जब वो सेंटेंस खत्म हो जा रहा है, हम वापस एक जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसको शुरू कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद जो उसके बाद आ रही हैं चीज़ें वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर है ए। अब आ जाते हैं बालक के विकास की प्रक्रिया। ठीक, बालक के विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या कहा जा सकता है इसमें से, इस प्रकार वह विकास की, नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। और जन्म के बाद शैशव बाल कैशोर, नहीं, अभी तो विकास की प्रक्रिया शुरू हो रही है ना, तो कहाँ से शुरू होगी विकास की प्रक्रिया, जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। मानव के बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और जन्म के बाद शैशव बाल कैशोर्य। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि जन्म से तथा प्रौढ़ावस्था तक, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो क्रम चलता है, पहले बच्चा होता है, फिर वो बालक बनता है, फिर वो किशोर होता है, फिर प्रौढ़ होता है। ठीक, तो यहाँ से देख लो, तो इजी था कि बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशव बाल कैशोर्य तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया एक, फिर ल, फिर र, ठीक है, और तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। इस प्रकार वह विकास की, जैसे जब प्रौढ़ावस्था चलती रहती है, इस प्रकार वह विकास की, फिर आ जाएगा छठा सेंटेंस, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक विकास होता है। यानी हमारा सेंटेंस बना ल र व य है यहाँ, हाँ जी, डी वाला।
ओके, तो ये चीज़ है। शैशव होता है जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा जो तुरंत तुरंत पैदा हुआ होता है ना। बाल्यकाल हुआ जब 3-4 साल का होता है, वो वाला टाइम। किशोर जो आपको पता ही है, जो टीनेज कहते हैं। और प्रौढ़ यानी जो 18+, जो एडल्ट हो गया, वो वाली चीज़ है। ठीक है। अब शारीरिक पता ही होगा, जो शारीरिक चेंजेस आते हैं, फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, संवेगात्मक यानी उसकी जो गति है, जो संवेग हैं, जो तरंगे हैं, वो चीज़ें बदलती हैं, वो चीज़। ठीक है। अब आ जाते हैं हम तीसरे सेंटेंस पे। महाभारत में कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने महाभारत में कर्ण से प्रस्ताव किया। क्या प्रस्ताव किया? कि यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे तो पांडव तुम्हारा अभिषेक करेंगे तथा भीषण युद्ध रुक जाएगा। तो ये ऐसा है, कृष्ण जी ने पहले कर्ण के सामने प्रस्ताव लेके गए। क्या प्रस्ताव? कि यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे तो पांडव तुम्हारा अभिषेक करेंगे तथा भीषण युद्ध रुक जाएगा। तो ये है ल र य व, ल र य व। डी हमारा सही ऑप्शन है। ठीक। अब आ जाते हैं, ये तो काफ़ी इजी था। विस्मरण यानी जो हम भूलते हैं ना, हाँ, तो विस्मरण क्या है? एक जिसमें हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये एक मानसिक क्रिया है ना। विस्मरण आप शरीर से थोड़ी ही कोई चीज़ भूलोगे, आप दिमाग से ही भूलोगे। दिमाग को एक शुद्ध भाषा में कहा जाएगा तो मानसिक क्रिया। ठीक है। जो मानस यानी हमारे मन के द्वारा, दिमाग के द्वारा हो रही है ऐसी क्रिया। तो विस्मरण एक ऐसी मानसिक क्रिया है, यानी पहले के बाद आएगा ल, जिसके कारण हम किसी सीखी हुई बात को, अनुभव को, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है विस्मरण के द्वारा? कि हम किसी सीखी हुई बात को, अनुभव को या विचार को अपनी चेतना में लाने में असमर्थ होते हैं। क्या होता है विस्मरण के द्वारा? ये एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण हम कोई भी बात जो सीखे हों, कोई अनुभव जो हमें हुआ हो, या कोई विचार जो हमारे मन में हो, उसको हम याद नहीं कर पाते। इस काम में हम असमर्थ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि धारण किए हुए अनुभवों को, यानी जो अनुभव हमें ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्हें भी हम पुनः, अब लास्ट सेंटेंस है 6th वाला, तो उस अनुभव को जो हम ऑलरेडी फील कर चुके हैं, उसको भी हम याद नहीं कर पाते फिर से। ल य व र, ल य व र, ल य व र, ये है। अच्छा देखो, एग्ज़ाम में गलतियां कहाँ होती हैं? जब हम बहुत जल्दी में चीज़ें करते हैं। अब देखो, ये सारा एक ही जैसा है, ल य व र, ल य र व। अब हम जल्दी से शुरू का 2 देख के अगर मार दें तो हमारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो जो आप लोग बोलते हो ना कि अगर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं 10 गलत हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है। आप जल्दी जल्दी के चक्कर में गलतियाँ ज़्यादा करते हो। तो थोड़ा टाइम दो। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप मार्क्स खींच सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम देना, टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक। आगे आइए चलते हैं। ऋतु राज वसंत, वसंत यानी ऋतुओं का, ऋतु यानी मौसम का राजा। ठीक है। तो सेंटेंस तो यहीं से शुरू हो रहा है, तो फिक्स ही है। मुखरित पुष्पों से अपने को सजाकर के आगमन पर लताएं नव वधू के समान प्रकृति में एक नवीन चेतना दिखाई देने लगती है। ठीक है। तो ऋतुराज वसंत के आगमन पर, ऋतुराज वसंत का जब आगमन होता है, ऋतुराज वसंत जब आता है, उस समय क्या होता है? लताएं नववधू के समान नहीं, ऋतुराज वसंत के आगमन पर प्रकृति में एक नवीन चेतना दिखाई देने लगती है। नवीन चेतना मतलब नई एक स्फूर्ति, नई एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे पूरे हमारे नेचर में एक नई एनर्जी आ गई हो। होता है ना, जब स्प्रिंग वाला जो टाइम होता है वसंत ऋतु का, आपने देखा तो होगा ही, नई नई कोपलें फूटती हैं, हर जगह हरियाली होती है, तो काफ़ी अच्छा होता है वो मौसम भी उस समय का काफ़ी अच्छा होता है। तो नई स्फूर्ति दिखाई देने लगती है नेचर में। ठीक है। नई चेतना, नई एनर्जी आ जाती है। इससे क्या होता है?
स्फूर्ति दिखाई देने लगती है। ये एक सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब अगला सेंटेंस जो उठ रहा है वो यहाँ से उठ रहा है, लताएं नववधू के समान। लताएं यानी जो बेल होती है ना, वो नववधू जैसे कोई नई नवेली कन्या है, मुख के समान मुखरित पुष्पों से अपने को सजा कर, यानी जो लताएं हैं उन पर खिले खिले फूल निकल जाते हैं और वो नववधुएं जैसे खुद को सजाती हैं ना अपने आभूषणों से, वैसे लताएं खुद को उन खिले खिले फूलों से सजाकर, मुखरित पुष्पों को सजाकर, यानी र ल व य और इसके बाद तो छठा हो ही जाएगा, वसंत का हार्दिक अभिनंदन करती हैं। लताएं जो बेल होती है ना, बेलें होती हैं पतली पतली, वो खुद को खिले खिले फूलों से सजाकर, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, गहनों से श्रृंगार करती हो, वैसे ही लताएं खुद को सजाकर वसंत का हृदय से अभिनंदन करती हैं। र व ल य, र व ल य कहाँ है ये, और देखो ये गलती हो सकती थी यहाँ पे अगर आप जल्दी में करते, र ल व य, ठीक है। तो यही चीज़ें बस हमें ध्यान में देनी है एग्ज़ाम में भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक ये थोड़ा इजी था, अभी ये थोड़ा और ज़्यादा कठिन होने वाला है। तो आइए आ जाते हैं। भारत की तरह अन्य देश भी अपने नागरिकों को, ठीक है, प्रतिबंध भिन्न भिन्न है, नहीं, अपने नागरिकों के सीमाओं के भीतर नहीं, अधिकार की अनुमति नहीं देते, अपने नागरिकों को अधिकार की अनुमति देते। भारत में ये हो ही नहीं सकता है कि आपको आपके अधिकारों की अनुमति ना हो। भारत की तरह कई अन्य देश भी अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी एक के बाद आया ल, अभिव्यक्ति यानी बोलने, अपने विचारों को, अपने जो मन के विचार है ना, उनको देने की जो आज़ादी है कि आप बोलो अपने मन के विचार, खुल के बोलो, वो आज़ादी प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर। क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भी ना कई लोग कहते हैं कि हम किसी को गाली दें, ये हम अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी कर रहे हैं, ये हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अपने मन की बात रख रहे हैं। गाली देना मन की बात नहीं रखना होता है। आज़ादी ज़रूरी है बट अनुशासनहीनता नहीं। ऐसा तो कल को कोई कहे मैं कहीं जा रही हूँ, कल को कोई हमें किडनैप करे, कहे हमारे अपने मन की बात है, हम आज़ाद हैं, हमारा जो मन होगा करेंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। अभी आज़ादी और अनुशासनहीनता नहीं, आज़ादी और अनुशासन ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं। अगर आज़ादी बिना अनुशासन के हो तो वो उद्दंडता हो जाती है। तो उसी तरह भारत की तरह अन्य कई देश भी अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर, यानी उसकी एक लिमिट है। हर देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाए गए प्रतिबंध भिन्न भिन्न है, ठीक है, लगाए गए प्रतिबंध भिन्न भिन्न है, यानी हर देश में जो अलग अलग देश हैं उसमें जो अपनी बातों को रखने की आज़ादी है उस पर कुछ कुछ रोक लगाई गई है, और ये हर देश में अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सिर्फ एक निश्चित पॉलिटिकल पार्टी को ही कहा गया है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को कभी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उन्हें गाली नहीं दे सकते, या उन्हें देखो गाली देना इज़ अ डिफरेंट थिंग, गाली देना बुरी चीज़ है। क्रिटिसाइज़ करना, आप वोट दिए हो अगर किसी पार्टी को, आपको पूरा अधिकार है उनसे क्वेश्चन करने का, लेकिन एक दायरे में रह के, ठीक है। प्रतिबंध भिन्न भिन्न है। ऐसे कई देश भी हैं जो इस बुनियादी मानव अधिकार की अनुमति नहीं देते। कई ऐसे भी देश हैं, जैसे अभी देख लो अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन आ गया है, वहाँ पे लोगों की क्या स्थिति है। वो जो उन्हें बुनियादी मानव अधिकार है, आपको क्या लग रहा है लोग वहाँ क्यों घबराए हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ समय बाद जब सारे लोग तालिबान को स्वीकार कर लेंगे, उन अफगानिस्तानी लोगों को उनके बुनियादी अधिकार, जो उनकी मूलभूत अधिकार होते हैं ना, कि हमें अपना धर्म चुनने की आज़ादी है, वो भी नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, कभी अपनी मर्ज़ी से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। ऐसे देशों में सामान्य जनता, यानी कि इसके बाद आया ल र व य और फिर सिक्स्थ वाला ल र, क्या कह रहा है ये, ल र य व, ये रहा ल र य व। ऐसे देशों में सामान्य जनता और मीडिया सरकार द्वारा की गई गतिविधियों पर टिप्पणी करने से परहेज करती है।
अब आप ही सोचो कि अफगानिस्तान में क्या वास्तव में इस समय पे जो स्थिति चल रही है, वहाँ की मीडिया इस चीज़ को आपको लगता है कि टारगेट करेगी कि क्या चीज़ें मतलब हमारी सरकार गलत कर रही है या ऐसा? नहीं होता, नहीं करेगा कोई भी भाई। देखो, जान सबको प्यारी होती है, ठीक है? तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लत को मस्तिष्क की एक जटिल स्थिति के रूप में परिभाषित, ठीक है? लत यानी किसी चीज़ की आदत, बहुत बुरी वाली जब आदत लगती है ना, तो उसको लत कही जाती है वो। तो लत को मस्तिष्क यानी आपका दिमाग, जटिल यानी बहुत जो कॉम्प्लेक्स, बहुत जो बहुत समझ लो, बहुत भयंकरता से वो ऐसा उलझा हुआ है ना, जटिल है, जटिल स्थिति के रूप में परिभाषित। अब परिभाषित यानी उसको डिफाइन किया गया है लत को, तो परिभाषित किया गया है यानी ये सीधा व से उठेगा, एक के बाद आ जाएगा व। परिभाषित किया गया है जो किसी विशेष आदत या चीज में अतिरंजित कर होने के कारण हो सकता है। इसका अतिरंजित होने के, जैसे किसी विशेष आदत, जैसे लोगों की स्मोकिंग की आदत होती है, जो चेन स्मोकर होते हैं, आपने सुना होगा कि वो एक सिगरेट खत्म नहीं हुई दूसरी सुलगा ली है वो लगातार, तो वो लत है उन्हें सिगरेट की। वो अतिरंजित यानी उसमें बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, वो खुद पे उनका कंट्रोल ही नहीं है। किसी विशिष्ट चीज़ को देखकर उसके प्रति खिंचाव को लत कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ को देखकर, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप अपना मोबाइल ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, उसको मोबाइल को देख के आजकल तो नॉर्मल होता है कि आपको अपना मोबाइल चेक करने की आदत है, तो कुछ नहीं तो भी आप उठा के पढ़ रहे हो और हर 15-20 मिनट में उठा के एक बार फ़ोन पे ऐसे स्क्रॉल ही करने गए कि लाओ देखें कोई मैसेज है या नहीं, और आपने पता लगा कि आप 5 मिनट के लिए देखने गए थे और आपने आधे घंटे वीडियो देख डाली और आप पढ़ाई 15 मिनट कर रहे हो। तो ये चीज़ है, किसी भी चीज़ की लत ड्रग्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया या गेमिंग आदि के घातक, सॉरी एक मिनट, किसी भी चीज़ की लत, वह हो चुका था ना, हाँ, तो वह ल हो चुका था। किसी विशिष्ट चीज़ को देखकर उसके प्रति खिंचाव को लत कहा जा सकता है, कहा जाता है किसी भी चीज़ की लत ड्रग्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया या गेमिंग आदि के, ये हो गया, घातक परिणाम हो सकते हैं। ये होगा इसका ऑप्शन। ये देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, आप थोड़ा देखना, 8वें का नहीं, ये 7वें का ऑप्शन है व, और ये पूरा दिया भी नहीं है ऑप्शन मेरे ख्याल से। ये ऑप्शन यही होगा, व ल र य, इसमें है भी नहीं पूरा, खैर ये यही है, ठीक है? आ जाओ आप 8th क्वेश्चन पे। धरती पर बारिश की हर बूंद लोगों के लिए भगवान के, धरती पर पड़ने वाली बारिश की हर बूंद, बूंद यानी बारिश हो रही है जब, और बूंद वाली वो अच्छी बारिश, बहुत ऐसा नहीं है कि बारिश से बाढ़ आ रही है, हर बूंद लोगों के लिए फिर कैसी होगी? भगवान के आशीर्वाद के समान है, यानी पहला सेंटेंस र। ताजे बारिश का पानी जमीन पर मोती के समान गिरता है। जब ताजी बारिश होती है तो उसका पानी धरती पर ऐसा लगता है जैसे मोती गिर रहे हो आसमान में। इसलिए विकासशील क्षेत्रों और प्राकृतिक जल संसाधनों की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कई जो विकासशील क्षेत्र हैं जहाँ अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक जल की कमी है, जैसे हमारे यहाँ रेगिस्तान, थार का मरुस्थल वगैरह, खास तौर से इसलिए समान गिरता है। इसलिए विकासशील क्षेत्रों और प्राकृतिक जल, खास तौर से बारिश के पानी के, प्राकृतिक जल संसाधनों की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ, र व ल
क्षेत्रों में खास तौर से बारिश के पानी के महत्व को हर एक को समझना चाहिए। इसके बाद 6th, तो ये क्या बना आपका र व ल य, ये वाला। ठीक है, आप इसका भावार्थ समझो। जब आप भावार्थ समझोगे आपको खुद समझ आएगा कि वो सेंटेंस कहाँ से कहाँ और क्यों जुड़ रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए इतने क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो चुका था हमारा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। भारत विश्व का एक प्रसिद्ध और बड़ा देश है जहाँ विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी आदि के, जहाँ विभिन्न धर्म के एक साथ रहते हैं, लेकिन सभी लोग स्वभाव से, अच्छा तो ये देखो एक बड़ा देश है और वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी, ये सभी एक साथ रहते हैं। लेकिन सभी लोग कैसे होते हैं, स्वभाव से ये सब लोग भगवान से डरते हैं और आत्मा की लेकिन सभी धर्म और क्रम, सभी अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद धर्म और क्रम के एक सिद्धांत पर भरोसा करते हैं। यहाँ के लोग, अब इन लोगों के बारे में कहा जाएगा कि ये लोग जो हैं ये स्वभाव से भगवान से डरने वाले होते हैं और आत्मा की शुद्धि, पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग और नरक में भरोसा रखते हैं। र य व ल, र य व ल, ए वाला। ठीक है, ये हुई चीज। देखो क्या होता है, आप जब करोगे ना, जैसे मैं एक गलत लाइन जब मैंने पहले उठा ली, मुझे खुद ही पता चल गया कि हाँ वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो आगे का सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? बस उस चीज को आप पकड़ते जाओ। खेल कूद एक व्यक्ति के दिमाग को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करता है। स्वस्थ और सक्रिय दिमाग को क्या रखता है खेल कूद इंसान के, पहला सेंटेंस तो पहला है, इसके बाद ल है। दिमाग को क्या रखता है, स्वस्थ और सक्रिय यानी एक्टिव रखता है खेल कूद, जिसके कारण उनकी नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है भाई, जब स्वस्थ रखेगा तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप दूर हो जाएगी और सभी जगहों पर सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। सेंटेंस पूरा हुआ। ठीक है, यह लोगों को, मेरे ख्याल से अभी देखते हैं आगे पढ़ते हैं, अगर नहीं होगा तो वो सेंटेंस का अर्थ ही नहीं निकलेगा। यह लोगों को मजबूत, आत्मविश्वासी और कुशल बनाता है तथा उसके मानसिक एवं शारीरिक विकास और चरित्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बना ये सेंटेंस ल व य र, ये रहा। ठीक है, लेवल इसका थोड़ा अच्छा है। ऐसे ही लेवल का एग्ज़ाम में भी इस बार आया था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये सारे अगर आप अभी से प्रैक्टिस करने लगो तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी इजी लगेंगे। अब ये हम देखते हैं, 1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भविष्य के सुशासन के लिए शपथ ली। पहला सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है। 1947 में जब संविधान सभा बनी तो उन्होंने सबने मिलकर एक शपथ ली कि हमारे देश का जो भविष्य होगा उसमें हम सिर्फ अच्छा शासन करेंगे, क्योंकि हम लोग इतने क्रूर शासन से दब चुके थे। नौकरी के समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय और कानून तथा नहीं, देखो इसने, अब इस संविधान सभा के बारे में बात की जा रही है। इस संविधान सभा ने सुशासन के लिए क्या किया, इसने एक ऐसे संविधान की मांग की जो भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, ठीक है, तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन कार्यवाही की गारंटी देता है।
कि सबको जो है वो सार्वजनिक नैतिकता, मतलब सबके साथ एक समान व्यवहार होगा और उसी के अंतर्गत सब पर जो वो है कार्यवाही भी होगी अगर कोई पनिशमेंट देनी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस रहा आपका पहला। इसके बाद व और इसके बाद ल। ठीक है, इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए नौकरी के समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय और कानून। नहीं, देखो यहाँ पे सेंटेंस नहीं बन रहा है। यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस ऐसे ही शुरू होगा कि एक, फिर इसके बाद व और ल, इसके साथ ही नौकरी के समान अवसर, यहाँ से ये सेंटेंस बनेगा। नौकरी के समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय और कानून, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की गारंटी भी दी गई। व ल य र। बट अभी भी ये सेंटेंस हमें गलत लग रहा है और देखो इसमें से कुछ मिल भी नहीं रहा है। ओके, तो इस सेंटेंस को हम अभी गोल करते हैं, हम इसको लास्ट में करेंगे। आगे आ जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल हमें और दूसरे जीव जंतुओं, ठीक है, तो ये शुरुआत हो रही है। जल हमें और दूसरे जीव जंतुओं के लिए देखो बहुत ज़रूरी है। दूसरे जीव जंतुओं को धरती पर जीवन प्रदान करता है। यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का ऐसा ग्रह है। नहीं, ये सेंटेंस तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ल, फिर धरती पर जीवन को जारी रखना बहुत जरूरी है। बिना पानी के ग्रह पर, किसी भी ग्रह पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जहाँ पानी और जीवन आज की तारीख में मौजूद है। ल य र व, ये करेक्ट है। ल य र व। ओके, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। हम आ गए 13th पे। ठीक, राष्ट्र से आतंकवाद और आतंक के प्रभाव को खत्म करने के लिए, ठीक, एक और वो बुरी चीज़ों को खत्म किया जा रहा है। खत्म करने के लिए सरकार के आदेश पर कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो एक सेंटेंस पूरा हो गया। वो सभी जगह जो किसी भी वजह से भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, कहाँ कहाँ सुरक्षा का प्रबंध होगा? जो भीड़ भाड़ वाली जगह होगी या बन जाएगी, यानी व ल य, ये देखो होती है या बन जाती है। जैसे सामाजिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मंदिर आदि को मजबूत सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। तो क्या सेंटेंस हुआ? व ल य र, ये डी वाला करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, ये 14th वाला। ठीक है, वैसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है। ठीक, एक के बाद, अच्छा, जो देखा जाए तो जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के भीतर में नहीं, भोज्य को, इसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो के रूप में, किंतु हाँ, प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं, उदर यानी आपका पेट, इसके भीतर कोई आग की ज्वाला नहीं, किंतु नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में, विभिन्न, नाना प्रकार यानी विभिन्न प्रकार के
दाहक, दाहक यानी ज्वलनशील जो होते हैं ना, और पाचक रसों के रूप में, जो पाचन रस होते हैं जिनसे खाना हमारा पचता है, रूप में नाना भांति के, नाना भांति यानी वही विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों अर्थात भोज्य, भोज्य यानी भोजन को पचा सकती है। यानी ये सेंटेंस बना य ल र व, य ल र व, इनमें से कोई नहीं। 14th का एक बार ई चेक करते हैं, यही है क्या? 14th का ए ये कह रहा है। ल हमारा 14th का क्या बना था कि वैसे देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो, देखा जाए तो प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो उदर के भीतर, देखा जाए तो, किंतु ये मुझे इनका सही नहीं लग रहा। आप पढ़ो ना, ये देखो, वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है। हाँ, पर हो भी सकता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। देखो, अगर इसको ऐसे समझते हैं तो क्या होगा, वैसे देखा जाए तो, हाँ, वैसे देखा जाए तो उदर के भीतर यानी पेट के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है। ओके, मैंने इसको गलत पढ़ा सेंटेंस को। यह उदर के भीतर कोई अग्नि की ज्वाला नहीं है, उदर के भीतर कोई पेट की ज्वाला नहीं है, किंतु प्रकृति स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है। प्रकृति जो है, नेचर स्वयं उस शक्ति का निर्माण करती है जो नाना प्रकार के दाहक और पाचक रसों के रूप में नाना भांति के खाद्य पदार्थों अथवा भोज्य को पचा सकती है। ओके, मैंने ये गलत पढ़ा सेंटेंस, इस वजह से ये गलत हुआ। अभी आप लोग समझ गए होगे पूरा। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब वह समय फिर से आया है कि भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को, नहीं, भारत के नेता महात्मा गण एक बार फिर से विश्व भ्रमण करके, नहीं, दुनिया को समझाएं जिससे वर्तमान, अच्छा हाँ, अब वह समय फिर से आया है। कौन सा समय फिर से आया है? कि भारत के नेता महात्मा गण एक बार फिर से विश्व में भ्रमण करके आध्यात्मवाद के द्वारा दुनिया को समझाएं। क्या समझाएं? समझाएं के द्वारा दुनिया को समझाएं करके, हाँ ये रहा, भारत के नेता महात्मा गण एक बार फिर विश्व भ्रमण करके, फिर यहाँ आ जाओ, भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को आध्यात्मवाद के द्वारा दुनिया को समझाएं जिससे वर्तमान विग्रह अशांति का समन होकर शांति का सुअवसर आए और संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो। यानी ये हुआ आधारभूत प्रेम को भारत के नेता लोक संस्कृति आधारभूत प्रेम को व दुनिया को समझाएं, ल र य व ल, यही वाला। ओके, तो ये हो गए। अब हमारा जो एक क्वेश्चन हमने ऊपर छोड़ दिया था वो था ये, देखते हैं शायद हमने इसको कुछ गलत ही पढ़ा होगा। हाँ, 1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भविष्य के सुशासन के लिए शपथ ली। ठीक है, अब इस सभा ने आगे क्या किया? एक संविधान की मांग की जो भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, नौकरी के समान अवसर, ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन कार्यवाही की गारंटी देता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की गारंटी भी दी गई है। ये मेरे को लग रहा है सी। 11th का जरा एक बार चेक कर लेते हैं। 11th का ऑप्शन है सी। तो ये रहा आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा इस सेशन का। जैसा भी आपको लगा हो ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, गुड नाइट।